एनवेलप बनाती हैं स्क्लेरा और कार्निया। स्क्लेरा बनाता है 5/6 और कार्निया बनाता है 1/6। कार्निया हमारे पास ट्रांसपेरेंट कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, इसके अलावा जिसका काम होता है रिफ्रैक्शन करना, ठीक है, यानी कि आई की जो फोकसिंग पावर है वो 2/3 सिर्फ कार्निया की वजह से होती है। टोटल कितनी होती है 60 डायोप्टर, तो 60 में से जो 40 डायोप्टर है वो कार्निया की वजह से है, तो बाकी 20 किसकी वजह से है, वो लेंस की वजह से है। इसकी अगर थिकनेस की बात की जाए तो जो कार्निया सेंटर में होता है यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इधर थिन होता है, तो इसकी कितनी थिकनेस होती है 0.52 mm, और जैसे जैसे पेरिफेरी की तरफ कार्निया जाता है तो इसकी थिकनेस इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर पेरिफेरल जो कार्निया है वो कितना थिक होगा 0.67 mm, सेंटर में कितना था 0.52 और पेरिफेरी में कितना है 0.67 mm। इसी तरह जब केराटोकोनस होता है या हमारे पास प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तो इसकी जो थिकनेस होती है वो चेंज हो जाती है। कार्निया की शेप में क्या होता है कि कार्निया जो 1/3 ऑफ कार्निया है 4 mm वो क्या होता है स्फेरिकल होता है, लेकिन जैसे जैसे पेरिफेरी की तरफ जाता है तो कार्निया क्या होता जाता है फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पर ये सेंटर में क्या होगा स्फेरिकल होगा, लेकिन पेरिफेरी पर ये फ्लैट हो जाएगी। और इसकी डेवलपमेंट होती है सरफेस एक्टोडर्म से और इसके अलावा न्यूरल क्रेस्ट सेल से। तो एक्टोडर्म से क्या डेवलप होता है इसकी एपिथेलियम, और जो इसका स्ट्रोमा होता है और एंडोथेलियम होता है जो इसकी मतलब लेयर्स बना रही होती है वो किससे डेवलप होती है न्यूरल क्रेस्ट सेल से। कार्निया में कितनी लेयर्स होती हैं, तो कार्निया में 5 लेयर्स होती हैं टोटल। सबसे आउटर लेयर होती है एपिथेलियम की। एपिथेलियम इसमें होती है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स है, इसके अलावा जो सेल की शेप है वो क्या है स्क्वैमस है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। और इसके अलावा ये नॉन केराटिनाइज्ड है, यानी कि इसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं है, जिसमें बेसल सेल, विंग सेल, सरफेस सेल आते हैं। और इसके अलावा इसमें स्टेम सेल होते हैं जो कि लिम्बस पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी ये डैमेज होती है, ठीक है, तो वो जो स्टेम सेल होते हैं वो रीजनरेट करते हैं ताकि डैटर सेल बने और उसके बाद दोबारा से एपिथेलियम बन जाती है। लेकिन अगर लिम्बल स्टेम सेल ही डैमेज हो गए तो उसकी वजह से क्रोनिक एपिथेलियल डिफेक्ट आएगा और जिसकी वजह से उसे हम कहते हैं कार्नियल अल्सर। जो कार्नियल एपिथेलियम है ये पानी के लिए परमिएबल नहीं है क्योंकि इसमें टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो पानी यहाँ से इनके थ्रू इंटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पर आ जाती है बोमेन लेयर। बोमेन लेयर जो होती है ये एसेलुलर होती है, ठीक है, इसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है बल्कि इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये कोलेजन इसमें फाइबर्स होते हैं, इसमें सेल नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो दोबारा से ये रीजनरेट नहीं कर सकेगी। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को लैमिना प्रोप्रिया भी कहते हैं। ये 90% थिकनेस बनाता है। कार्निया जो 90% थिकनेस है ना उसकी वो स्ट्रोमा की वजह से है। स्ट्रोमा में भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये रेगुलर स्पेस्ड होते हैं और यूनिफॉर्म इन साइज होते हैं, जिसकी वजह से जो कार्निया होता है ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इसमें आता है प्रोटियोग्लाइकन, और यहाँ पर जो सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं केराटोसाइट्स, और वो केराटोसाइट्स क्या होते हैं वो कोलेजन प्रोड्यूसिंग फिब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। केराटोसाइट किसे कहते हैं फिब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आ जाती है डेस्मिट मेम्ब्रेन। जो डेस्मिट मेम्ब्रेन है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियम होती है जो कि श्वाल्बे लाइन पर टर्मिनेट होती है, तो इसका जो टर्मिनेशन एंड है उससे हम क्या कहते हैं श्वाल्बे लाइन। और ये भी एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाए तो दोबारा से ये रीजनरेट नहीं कर सकती। सबसे इनर मोस्ट लेयर आ गई है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम सिंगल लेयर ऑफ हेक्सागोनल सेल होते हैं, ठीक है, जो कि इनका काम होता है कार्निया की डिहाइड्रेशन, ठीक है। अगर ये डैमेज हो गए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कार्नियल एडिमा, और ये भी अगर डैमेज हो जाए तो उसके बाद रीजनरेट नहीं कर सकते। कौन सी लेयर सिर्फ रीजनरेट कर सकती है एपिथेलियम, और किस वजह से कर सकती है क्योंकि उसमें स्टेम सेल होते हैं। इसके अलावा जो कार्निया होती है इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है, ये एवेस्कुलर होती है। तो इसको कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो पेरी लिम्बल प्लेक्सिस होता है जो कि इसको नरिशमेंट देता है। सप्लाई इसकी आती है लॉन्ग सिलेरी नर्व, तो वो किसकी ब्रांचेज हैं ऑप्थेलमिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की। उसके बाद न्यूट्रिशन, तो ये वेस्कुलर था, न्यूट्रिएंट्स इसको कौन देता है एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियरली, और इसके अलावा एंटीरियरली टीयर्स और एक्वस ह्यूमर इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कार्निया जो ट्रांसपेरेंट है वो किसकी वजह से मैंने बताया था कि एक तो स्ट्रोमल में जो कोलेजन फाइबर्स है वो रेगुलर अरेंजमेंट है, एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल भी रेगुलर अरेंजमेंट होती है, और इसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स भी नहीं होती। और कार्निया का फंक्शन क्या है कि ये पावरफुल रिफ्रैक्टिंग लेंस के तौर पर एक्ट करता है। व्हाट इज़ केराटाइटिस? केराटाइटिस होता है कि जब भी कार्निया की इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन सिम्टम्स जब भी केराटाइटिस होगा तो क्या होगा कि आइज़ रेड नजर आएंगी इन्फ्लेमेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा टीयरिंग होगी और फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया कार्निया डैमेज होने की वजह से होगा। इसके अलावा
कार्नियल क्लाउडिंग होगी। कार्नियल क्लाउडिंग क्यों होती है? एडिमा की वजह से, और उसके अलावा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इसमें इंटेंस पेन भी होगा, और इसके अलावा कार्नियल नर्व्स डैमेज होने की वजह से, कार्नियल जो होता है वो मतलब उसमें उसको कार्नियल नर्व्स इनर्वेट कर रही होती हैं, तो वो डैमेज होने की वजह से इंटेंस पेन होगा। कार्नियल अल्सर, कार्नियल अल्सर का मतलब है कि जब भी जो कार्नियल एपिथेलियम थी अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट आए तो उसे हम कहते हैं कार्नियल अल्सर। कि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो उसके सेल थे उनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से कार्नियल एपिथेलियम में डिफेक्ट को हम कहते हैं कार्नियल अल्सर। उसके बाद आ जाता है हाइपोपियान अल्सर। तो हाइपोपियान अल्सर कार्नियल वो वाला कार्नियल अल्सर होता है जिसमें एक्सुडेट जो होता है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है एक्सुडेट बनता है, वो एक्सुडेट अगर एंटीरियर चैम्बर में बने तो उसे हम कहते हैं हाइपोपियान अल्सर। कार्नियल अल्सर की काज क्या है? तो कार्नियल अल्सर की काज में पहले पर आ जाती है इन्फेक्टिव काज, उसके अलावा है नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में हम देख लेते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजा। बैक्टीरिया इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों। वायरसेस में आ जाता है हर्पीज सिम्प्लेक्स एंड हर्पीज जोस्टर। फंगस में आ जाती है एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस एंड कैंडिडा एल्बिकन, और प्रोटोजा में आ जाता है अकंथा अमीबा स्पीशी। नॉन इन्फेक्टिव का ये मतलब है कि इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं होगी, बल्कि ये या तो हाइपर सेंसिटिव की वजह से, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ में मूरन अल्सर आते हैं, और इसके अलावा पेरिफेरल अल्सर इन द कोलेजन डिजीज़। ठीक है, एक हो गया ऑटो इम्यून। उसके बाद आता है न्यूरो पैरालिटिक। न्यूरो पैरालिटिक कब होगा? जब 7th नर्व पॉलिसी होगी। और न्यूरोट्रॉफिक कब होगा? जब ट्राइजेमिनल नर्व में मसला आएगा। एक्सपोजर केराटोपैथी यानी कि प्रोप्टोसिस, प्रोप्टोसिस होती है कि जब आई बाल जो होती है वो बाहर की तरफ ज़्यादा बल्ज हुई होती है, तो उससे हम कहते हैं प्रोप्टोसिस। तो अगर प्रोप्टोसिस है तब भी जो कार्निया वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है टू द टॉक्सिन, टू द पैथोजेंस, तो इसकी वजह से भी जो कार्नियल अल्सर बन सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आ जाती है विटामिन ए डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये दोनों भी कार्निया को चाहिए होते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है टीयर फिल्म एबनॉर्मेलिटी। टीयर फिल्म में मसला आएगा तो भी कार्निया डैमेज होगा। तो टीयर फिल्म में कब मसला आता है? जब आइज ड्राई हो, और या फिर ड्राई आइज एसोसिएटेड विद अ ड्राई माउथ, जिसे हम कहते हैं जीरोफ्थेल्मिया। केमिकल बर्न्स में आ जाते हैं एसिड बर्न, अल्कली बर्न्स, और आईलिड एबनॉर्मेलिटीज में आ जाती है ट्रिकियासिस और एंट्रोपियन। ट्रिकियासिस किसे कहते हैं? आईलैशेस की जो टर्निंग है वो एबनॉर्मल हो, यानी कि वो टुवर्ड्स द कार्निया हो, तो उससे हम कहते हैं ट्रिकियासिस। और एंट्रोपियन का ये मतलब है कि जो आईलिड मार्जिन है वो अंदर की तरफ टर्न है। ठीक है, तो इसकी काजेस में क्या थे? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई थे, और इसके अलावा ऑटो इम्यून या किसी न्यूरॉन जो इसकी नर्व जो इनर्वेट कर रही है उनमें मसला आ गया है, आई बाल में मसला है, या आई लैशेज़ में, आई लिड में। इसके अलावा कोई केमिकल बर्न है, टीयर फिल्म में मसला है, या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, तो इन सब में कार्नियल अल्सर बनते हैं। क्लिनिकली बंदा कैसे प्रेजेंट करेगा? फॉरेन बॉडी सेंसेशन, उसे ऐसे लगेगा कि उसकी आंख में कुछ है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड होंगी, पेन होगा, लैक्रिमेशन होगी, फोटोफोबिया होगा, ब्लरी विजन और डिस्चार्ज, यानी कि जितने भी आई से रिलेटेड मसले हो सकते हैं कि उसकी आंखें रेड होंगी, बहुत ज़्यादा टीयरिंग होगी। इसके अलावा इसकी क्योंकि कार्निया हेल्प करता है इन द विजन, तो विजन ब्लर हो जाएगी, और फोटोफोबिया भी होगा। और उसके बाद जो डॉक्टर एग्जामिन करेगा वो क्या करेगा कि एपिथेलियल एरोजन होगी। ठीक है, एपिथेलियल केराटाइटिस होगा, सब एपिथेलियम में इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, तो इसमें जितने भी लिम्फोसाइट्स वगैरह होंगे वो आ जाएंगे। इसके अलावा एपिथेलियल एडिमा, एपिथेलियल एडिमा कब होगा? जब भी डेस्मेट मेम्ब्रेन डैमेज होगी, तो उसके बाद डिहाइड्रेशन कार्निया की मेंटेन नहीं रहेगी, जिसकी वजह से एपिथेलियल एडिमा हो जाएगा। कार्नियल अल्सर नज़र आएंगे, कार्निया में वेस्कुलराइजेशन हो सकती है। वैसे नॉर्मली जो कार्निया होता है वो ए वेस्कुलर होता है, तो इस केस में कार्नियल वेस्कुलराइजेशन होगी। इसके अलावा जो डेस्मेट मेम्ब्रेन है वो भी नॉर्मल नहीं होगी, बल्कि उसमें फोल्ड्स होंगे, और हो सकता है कि डेस्मेट मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? कार्नियल एडिमा होता है। और उसके बाद है कि डेस्मेट मेम्ब्रेन की हर्निएशन ऑफ डेस्मेट मेम्ब्रेन इनटू द कार्निया, इसे हम कहते हैं डिस्मेटोसील।